नमस्कार दोस्तों। मैं धर्म प्रकाश और फिर से एक नए चैनल के साथ, और माफ़ कीजिएगा चैनल तो हमारा पुराना ही है लेकिन नए नाम के साथ में फिर से आप सभी का स्वागत है। नाम आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, पेन डाउन नाम है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बीच में जो गैप हुआ था उसकी वजह से माफ़ी चाहते हैं। कुछ पर्सनल व्यक्तिगत कारणों की वजह से गैप हुआ था। दोस्तों, ज़्यादा इस चीज़ों की बात न करते हुए हम मुद्दे की बात करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जो जिस तरह की परिस्थितियाँ चल रही हैं, राजनीतिक परिस्थिति हो या सामाजिक परिस्थिति हो, इसमें बहुजनों की जो राजनीति है वो हमेशा बहुत प्रामाणिक रही है। लेकिन प्रामाणिक किस वजह से रही है, इसका एक कारण है, केवल शोषण की वजह से। ना तो उसको कभी सामाजिक न्याय मिला, राजनीतिक न्याय के नाम पे केवल उसको एक टुकड़ा पकड़ा दिया गया और हम संतुष्ट हो गए। जैसे कि अभी हाल ही में एक बयान दिया था बहन कुमारी मायावती जी ने कि अगर हमें सपा को हराने के लिए बीजेपी का भी साथ देना पड़े या अन्य किसी पार्टी का साथ देना पड़े तो हम सपा को हराने के लिए किसी भी पार्टी का साथ देंगे। लेकिन हमने इस स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रचारित किया कि मायावती जी केवल और केवल बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं अगर उनको सपा को हराना पड़े तो। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था कि हमें बीजेपी या अन्य किसी भी दल को हराने की साथ देना पड़े तो हम उनका साथ देंगे, लेकिन सपा को हराएंगे। हो सकता है आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं, ये उनका वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से ये बयान उनका सही है या गलत है, इसको आप देखिए अपने हिसाब से। लेकिन आप सपा को सिंपैथी दे रहे हैं, उस पर भी जरा सवाल खड़ा होता है कि जब आप सपा को सिंपैथी देते हैं, जो बहुजन राजनीति है या जो दलित कम्युनिटी, जो एक तरह से कोर वोट है बसपा का, जो दलित कम्युनिटी से आता है ज्यादातर, वो अगर ये सिंपैथी देता है कि बहन जी ने गलत बयान दिया है और सपा की तरफ उसको सिंपैथी आ रही है और उसको उस पर दया आ रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप याद कीजिए कि जब संसद भवन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमोशन में आरक्षण का जब बिल आया था तो समाजवादी पार्टी के नेता ने ही भरी संसद में उस बिल को फाड़ दिया था। आप अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, क्या वो ठीक से बाबा साहब का नाम ले पाते हैं क्या? कभी बोल देंगे बाबा अम्बेडकर, कभी अम्बेडकर। आप ये बोलेंगे कि नाम लेने से क्या होता है? नाम लेने से बिल्कुल जी कुछ होता है। नाम लेने से ये होता है कि आप अगर किसी व्यक्ति का नाम तक ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको उनके विचारों से, उस व्यक्ति से, उनके सिद्धांतों से कोई सरोकार नहीं है। सीधा सीधा बात है कि आपने उनको बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है। अगर आप पढ़ते तो शायद आप उनका नाम जानते अच्छी तरह से और ले सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहन जी के बयान को क्रिटिकली एनालिसिस कीजिए, आप उन पे विरोध करना ही करिए, लेकिन सपा को भी सिंपैथी देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो कभी भी दलित हितैषी नहीं रही है। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि सपा ने ही कभी भी ऐसा दलित राजनीति का काम नहीं किया। और बल्कि बहन जी ने महापुरुषों के नाम पे जहां जहां रोड बनवाए, जहां कहीं भी जिन जिलों का बुलंदशहर एक जिला था जिसको महापुरुषों के नाम पे घोषित किया गया था, लेकिन सपा की सरकार आते ही नाम बदल दिए गए। एक हॉस्पिटल बनवाया था बाबा साहब के नाम पे, सपा की सरकार आती है उस हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया। तो जब जैसे जैसे दलित कम्युनिटी का जो युवा है वो जागरूक होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपा का हमेशा से इस तरीके का चरित्र है तो आगे भी रहेगा, हो सकता है आगे अगर बदलता है तो ये एक अच्छी खबर होगी। लेकिन खैर, अब दूसरे टॉपिक है बहुजन मीडिया। हालांकि बहुजन मीडिया अभी कोई स्थापित नहीं हुई है, एक तरह से सोशल मीडिया पे ही लोगों का चैनल चल रहा है। कैसे? मेरा ऐसा मानना है कि आप हर एक बहुजन समाज के नेता को, चाहे मायावती जी हों या अखिलेश यादव हों, लालू यादव जी के बेटे तेज प्रताप यादव हों या तेजस्वी यादव हों या झारखंड के मुख्यमंत्री हों या साउथ के कुछ नेता हों, रामदास अठावले हों, उदित राज हों, जितने भी नेता हैं तमाम, भीम आर्मी के नए युवा नेता चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, कोई भी नेता हो, आप उनसे चमचागिरी के सवाल करना बंद कीजिए। क्यों? सबसे पहले जब आप एक बात कहते हो कि मनुवादी मीडिया नरेंद्र मोदी से कठोर सवाल क्यों नहीं करती, तो मेरा सवाल ये है कि बहुजन मीडिया उन तथाकथित बहुजन नेताओं से कठोर सवाल क्यों नहीं करती? सीधा सीधा सवाल ये है। क्यों? क्योंकि जब बाबा साहब पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट में साइन हुआ, उसके बाद में बाबा साहब दुखी क्यों थे? क्योंकि वो खुद इस बात से दुखी थे कि संसद में चमचा लोग जाएंगे, चाटुकारिता करने वाले लोग जाएंगे।
असली जो प्रतिनिधित्व करने वाला नेता है वो संसद में नहीं पहुंच पाएगा, और उनकी संसद में ना पहुंचने की वजह से आज हम राजनीतिक न्याय की तो बात करते हैं। अभी तेजस्वी यादव का बिहार में बैनर लगा था, उस पर लिखा था सामाजिक न्याय के बाद अब जो है राजनीतिक न्याय की बारी। कौन सा सामाजिक न्याय हुआ है? क्योंकि जब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि आपके पूरे देश में, आपके राज्य में कितने आपके समाज के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने अभी तक जज बने हैं, कितने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बने हैं। अभी रिसेंटली हाल ही में नवंबर 2020 की या सितंबर 2020 की हर महीने लॉ मिनिस्ट्री अपनी रिपोर्ट डालती है अपनी वेबसाइट पे, और उसमें डाला गया है कि करीब 1/3 जज के पद हाईकोर्ट के, जितने भी हाईकोर्ट हैं देश के अंदर, उनके 1/3 पद जज के खाली पड़े हुए हैं। उसमें दलित समाज के लोगों को या पिछड़े समाज के लोगों को जज बनाना न बनाना तो एक दूसरी बात है, लेकिन जजों के पद ही खाली पड़े हुए हैं, तो हमारे जो न्याय तंत्र है उसकी क्या हालत होगी, आप खुद सोच सकते हैं। तो जब भी नेता आपके दरवाजे पे आए तो उससे ये मत पूछिए कि आप हमको दारू, मछली, मुर्गा या साड़ी या शॉल या पैसा देंगे या नहीं देंगे, बल्कि उनसे ये पूछिए कि आप हमारा संसद में या विधानसभा में हमारा मजबूती के साथ प्रतिनिधित्व करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे डायरेक्ट पूछिए कि आप बताइए हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, आप बताइए हमारे इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री जो स्वतंत्र प्रभार के 5 मंत्रालय होते हैं उसमें हमारे कितने सचिव हैं जो दलित समाज के हैं। क्योंकि असली कानून कौन फ्रेम करता है, लॉ ड्राफ्टिंग कौन करता है? आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स करते हैं, लेकिन सारे आईएएस पीसीएस ऑफिसर तो नहीं करते हैं। जितने भी लोग पार्लियामेंट में सचिव होते हैं मिनिस्ट्री के अंदर, वही करते हैं ना। तो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने किसानों के परिवार के लोग हैं जिन्होंने अभी हाल ही में किसान का कानून, किसान विरोधी कानून बनाकर खड़ा कर दिया और पास कर दिया। क्या वो सारे के सारे जितने भी सेक्रेटरी थे जिन्होंने ये लॉ ड्राफ्ट किया और पार्लियामेंट में जाकर के पास करवाया मंत्रियों ने, क्या किसी ने इस पे एक्शन लिया? अगर कोई भी ग्राउंड लेवल का कोई आईएएस ऑफिसर होता जो सेक्रेटरी होता, तो क्या वो इस तरीके से ड्राफ्ट करता? मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन हम ये सवाल नहीं करते। हम किस बात से खुश हो जाते हैं कि हाँ, दलित व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, दलित व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, दलित व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बन गया। लेकिन आपका जो रियल जड़ में जो सिस्टम है उसको समझिए। असली सामाजिक न्याय आपका तब होगा जब आपके प्रतिनिधि सरकारी व्यवस्थाओं में होंगे। आपका प्रतिनिधि जुडिशरी में होना चाहिए, आपका प्रतिनिधि एडवोकेट वकालत के पेशे में होना चाहिए, आपका प्रतिनिधि आईएएस पीसीएस नहीं, उसके अलावा सचिव भी होना चाहिए जो मंत्रियों के सचिव होते हैं। उसके साथ साथ वाइस चांसलर होने चाहिए यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर होने चाहिए। रिसेंटली मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस पे एक पत्रकार थे, उन्होंने आरटीआई फाइल करके जानकारी निकाली थी कि हमारे कितने दलित समाज के आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स, माफ कीजिएगा, हमारे कितने दलित समाज के प्रोफेसर हैं। उसमें पिछड़े समाज के तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर नहीं है, और दलित समाज के केवल 3% है। जबकि जो माइनॉरिटी में आती है कम्युनिटी, ब्राह्मण समाज, उसके 96% प्रोफेसर है। बताइए, क्या उनके पास विद्वानता जन्मजात से मिली हुई है, विरासत में विद्वानता मिली है? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे और आगे धीरे धीरे करके हम इस जानकारी को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। अभी मैंने शॉर्ट में बातें रखी है अपनी, और बहुत ज्यादा ब्रीफली तरीके से मैंने बताया है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत रास्ता है। गलत क्यों है? इसके पीछे कारण ये है कि हमने नेताओं की चमचागिरी करना शुरू कर दिया। हमने विपक्ष, जो हमारे विरोधी नेता हैं, उनसे तो सवाल करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अपने ही नेताओं से सवाल करना बंद कर दिया। जब हम अपने नेताओं से सवाल करना बंद कर देते हैं तो हम अपने खुद की स्वस्थ लोकतंत्र की हत्या खुद कर रहे होते हैं। दोबारा बोल दूं, जब हम अपने ही प्रतिनिधि यानी कि जो अपने नेता हैं उनसे ही हम आंख से आंख मिला के सवाल करना बंद कर देते हैं, तो अपने लोकतंत्र की हत्या हम खुद कर रहे होते हैं अपने हाथों से। इसलिए हम किसी और से अगर ये आरोप लगाएं कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, उन्होंने कर दी, जी नहीं, आपने खुद और आपकी तथाकथित बहुजन मीडिया ने मिल करके लोकतंत्र की हत्या करने की शुरुआत कर दी है। अगर आपको सच्चे प्रतिनिधि चाहिए, अच्छे प्रतिनिधि चाहिए, तो आप उनकी विद्वानता पर शक करते हुए उनसे कड़े से कड़े सवाल पूछिए।
ये लग्जूरियस और ग्लैमर वाली राजनीति से बचिए, बेहतर होगा। आप सैद्धांतिक राजनीति कीजिए, वो राजनीति जो बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, वो राजनीति जो माननीय श्री काशीराम साहब ने की थी, वो राजनीति जो राजनीति में न आकर के भी तमाम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था। आप वो काम कीजिए। आप अपने नेताओं से सवाल पूछिए कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाया था, आप कब अपनाएंगे? हमारा सीधा सीधा एक ही पैमाना बना लीजिए कि हमारा एक ही पैमाना है, हम अम्बेडकर राइट हैं और अम्बेडकर राइट होने का पैमाना है 22 प्रतिज्ञा। हम इन 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं। आप मानते हैं? नहीं मानते तो आप जाइए, जो इनको फॉलो करेगा हम उसको वोट देंगे। तभी हम सच्ची राजनीतिक तार्किक राजनीति की व्यवस्था को स्थापित कर पाएंगे। शिक्षा के मामले में हमारा समाज, हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। जी नहीं, अगर हाथ में मोबाइल आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा में हम आगे बढ़ गए। कुछ मुद्दों में जागरूकता बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेप की समस्या हमारी समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जैसे ही किसी महिला का रेप होता है, चाहे वो समर्थ समाज की हो, चाहे दलित समाज की हो, किसी भी समाज की हो, हमारी मांग क्या होती है? हमारी मांग होती है कि उसको फांसी पर लटका दिया जाए। ये हमारी विद्वानता का लेवल है कि हम किसी भी समस्या को खत्म करने के लिए हम जितनी क्रूर से क्रूर सजा मांगेंगे, हम उतने ही मानसिक तौर पे कमजोर होते हैं। और बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों? रेप की समस्या के लिए आप फांसी की सजा देते हैं, क्या रेप होना बंद हो जाएगा? जी नहीं। किसी भी क्राइम को खत्म करने के लिए सजा देने से ज्यादा बेहतर होता है कि हम इस बात की खोजबीन करें, इस बात पे शोध होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए कि रेप क्यों हो रहे हैं समाज में, और तार्किक अध्ययन होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं जो रेप करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जो रेप करते हैं? क्या वो पढ़े लिखे होते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने रेप किया, उन्होंने रेप क्यों किया? क्या किसी रेप करने वाले का आज तक आपने इंटरव्यू देखा? क्या रेप करने वाले व्यक्ति के स्टेटमेंट लिए गए? क्या आपने उनको स्टडी किया? क्या उनको कभी पब्लिक में बताया गया? क्या किसी विद्यार्थी ने या किसी यूनिवर्सिटी ने यह स्वीकार किया कि हाँ, हम इस मुद्दे पर इनवाइट करते हैं कि विद्यार्थी इस पे आकर के शोध करें और हम उनको परमिट करेंगे और हम उनकी डिग्री को रिकॉग्नाइज करेंगे? किसी भी समस्या को या किसी भी क्राइम को खत्म करने के लिए उस पर शोध होना बेहद जरूरी है। जब तक उस चीज के उसकी जड़ पे वार नहीं किया जाएगा, उसका कारण पता नहीं लगेगा, तब तक आप कितनी भी क्रूर से क्रूर सजा की मांग कर लीजिए, ये सजा केवल और केवल आपकी खुद की कुंठित आत्मसंतुष्टि के लिए है। उससे जो विक्टिम है उसको कभी न्याय नहीं मिल सकता, उसको कभी भी न्याय नहीं मिल सकता। अभी बुलंदशहर में हाल ही में जो भयानक रेप हुआ था, उसके बाद में अभी एक हरियाणा में भी रेप हुआ, और इन दोनों घटनाओं के बीच के समय में दिल्ली में भी दलित महिला का एक रेप हुआ था, और उसी दौरान एक उत्तराखंड में रेप हुआ था, और उसी दौरान जो मनीषा बहन का रेप हुआ था, उसके बाद में एक तो मेरे ये समझ नहीं आता है कि हम उसको बहन कह कैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सच में रियल में तुम्हारे खून की बहन होती कि आप चुप बैठ जाते, इस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेक करके चुप हो जाते। उसकी लाश जिंदा एक चुपके से जला दी गई और सब शांत बैठे हुए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमने और हमारे वोट ने केवल और केवल नकारा नेता पैदा किए हैं, बस केवल नकारा, बस और कुछ नहीं किया। इसका एक ही जवाब है कि आप नेताओं को सुधारिए। नेताओं को सुधारने से पहले खुद को ये सुधारिए कि हाँ, हम अम्बेडकर राइट वोटर हैं, इसलिए हमारा नेता भी अम्बेडकर राइट होगा, और अम्बेडकर राइट होने की पहचान है 22 प्रतिज्ञा। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेन डाउन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताएं, और तथ्यात्मक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे एक नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे और इस बार ब्रेक नहीं होगा। धन्यवाद।